हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम हमेशा बात करते थे हमारे चैनल पर जो भी नए एग्ज़ाम्स आते हैं, जो भी फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में, या फिर जो भी उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है, इस बारे में। लेकिन हमारे एक पड़ोसी देश ने, हमारे मित्र देश ने ऐसा काम किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे पूरे वर्ल्ड में, जिस कंट्री ने एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे, आज उनकी वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे किस कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है अभी जो करंट सिचुएशन चली हुई है। करंट सिचुएशन का आप सभी को पता है क्या चली हुई है, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, तो करंट सिचुएशन जो गैलवान घाटी में अभी जो हुआ है, उसके बाद सभी आप कहीं भी देखो, जो सबसे बड़ी मुहिम चली हुई है वो चली हुई है बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स क्या ये पॉसिबल है। दूसरा है भारत और चीन की सैन्य शक्ति तुलना, मतलब दोनों का जो डिफेंस सिस्टम है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये सारी बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो करंट सिचुएशन चली हुई है। करंट सिचुएशन क्यों चली हुई है? क्योंकि जो चाइना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाइना जो है, चाइना की 14 देशों से बाउंड्री लगती है। चाइना की 14 देशों से बाउंड्री लगती है, और चाइना क्या करता है, उनमें से एक रसिया को छोड़ दीजिए आप, रूस जिसे कहते हैं, रूस को छोड़कर बाकी 13 देशों के साथ चाइना का हमेशा झगड़ा रहता है। वो किस वजह से रहता है? क्योंकि चाइना का क्या काम है, चाइना एक्सपेंड होता जा रहा है, उसका काम यह है कि सभी के साथ झगड़ा करो और उनकी ज़मीन को अपने पास रख लो। ठीक है, और रूस के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है ये? रूस के साथ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि रूस ने क्या किया था, 1969 में ही चाइना को पता चल गया था कि रूस के साथ झगड़ा करने में हमारा फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जब भी किसी देश के साथ युद्ध होता है, जैसे अभी हमारा चाइना के साथ चला हुआ है, लगभग युद्ध के ही हालात है, 99% चांस है कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है, तो अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई बात है, अगर कोई भी किसी भी कंट्री को एक्सटर्नल डेंजर है, तो वहाँ की जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे आप अपोजिशन में हो, चाहे आप अभी सरकार चला रहे हो, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। आप बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये कैसे हुआ, ये क्यों किया, ये वो क्यों किया, लेकिन अगर कोई भी सरकार अपनी तरफ से कुछ काम कर रही है तो आप उसे काम करने दें, उस पर सवाल न उठाएं, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पर सबसे ज़रूरी है हम सभी की एकता। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं चाइना की, जिसे कहा जाता है कि चाइना को ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, ये कहा जाता है सबसे एडवांस फोर्स है। तो मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा कि चाइना कैसे एडवांस फोर्स है या नहीं है, और जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को सुपर पावर मानता है वर्ल्ड में, क्या वो सुपर पावर है भी या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो चाइना है वो क्या करता है, चाइना अपना सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पर खर्च करता है? चाइना करता है एडवर्टाइजमेंट पर। अब एडवर्टाइजमेंट पर क्यों खर्च करता है? वो वर्ल्ड में ये दिखाना चाहता है कि हम सुपर पावर है, सभी की गुड बुक्स में आना चाहता है, वो हर जगह ये दिखाता है कि हम यहाँ इतने बड़े हुए हैं, इतने। चाइना की जब 13 देशों के साथ चाइना का झगड़ा चला हुआ है, तो चाइना को सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की है? फोर्स की। ठीक है, क्योंकि उसे 13 जगह झगड़े संभालने हैं, उसके इतने ज़्यादा दुश्मन हैं कि अगर एक जगह से, अगर किसी एक कंट्री के साथ भी झगड़ा हो गया तो बाकी 12 अपने आप लग जाएंगे। सभी को पता है कि उसी टाइम पर आप जापान की साइड देखोगे, ठीक है, जापान के साथ झगड़ा चला हुआ है, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, यहाँ तक कि चाइना ने नेपाल की ज़मीन को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है, तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। सभी उससे ये चाहते हैं कि अपनी ज़मीन वापस ले ले। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेपाल है जो नक्शे के विवाद में कभी ऐड कर लेता है, कभी घटा देता है। जो ये काम कर रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है कि धीरे धीरे चाइना उस पर भी कब्जा कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सैन्य बल है दोनों का। अगर आप बात करें पहले की, तो पहले क्या था, 1962 में जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उसमें भले ही हम हार गए थे, लेकिन चाइना ने कभी भी, आप ध्यान देना, कभी भी ये नहीं बताया है कि चाइना की तरफ से कितनी कैजुअलिटी हुई थी, कितने लोग शहीद हुए थे। हम ये नहीं बोल सकते कि मरे थे, क्योंकि शहीद हुए थे। शहीदों का दर्जा दिया जाता है, चाहे हमारी फोर्स हो चाहे किसी दूसरी कंट्री को, हम उन्हें शहीद ही कहेंगे। ठीक है, ये कभी भी नहीं कहना चाहिए था कि कितने मर गए थे, नहीं, शहीद कितने हुए थे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना को हर बार भारत ने पीछे धकेला है। क्यों? उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भले ही हम हार गए हों किसी भी कारण से, आपको पता है किस कारण से हारे थे, लेकिन उस टाइम भी सबसे बड़ी जो हार हुई थी सही रूप से वो चाइना की हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। 30 सालों तक चाइना ने ये नहीं बताया कि हमारे कितने जवान शहीद हुए। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट दिखाया जाता है कि 261 बिलियन है, 261 बिलियन डॉलर चाइना का है और भारत का है 71 बिलियन। तो देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 261 बिलियन और 71 बिलियन। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो 261 बिलियन है वो क्यों है, क्योंकि पहली बात इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है उनके पास, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात उनका झगड़ा इतना ज़्यादा है कि उनको ज़रूरत ही पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और जो भारत है, हमारा देश है इंडिया, उसे 71 बिलियन में भी इंडिया का काम चल जाएगा। इंडिया हर तरफ से सुरक्षित है, ये आप मानकर चलिए, ये 100% श्योरिटी है। अब बात करते हैं कि दूसरी चीज़ कि जो चाइना के पास है, चाइना के पास कितना एक्सपीरियंस है युद्ध का। चाइना के पास युद्ध का अभी फ़िलहाल के टाइम में जो अभी ऑफिसर्स हैं वहाँ, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कारण क्योंकि लास्ट जो चाइना ने युद्ध लड़ा था वो लड़ा था 1979 में। 1979 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था वियतनाम के साथ, और उसमें भी चाइना को बहुत बुरा नुकसान हुआ था। उसके बाद चाइना का कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन भारत का आप इसे कितनी ही अच्छी बात लगाएं, जो हमारा एक पड़ोसी मित्र देश है, ठीक है, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ हर रोज़ ही झगड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हर रोज़ किसी ना किसी बात पर उसके साथ विवाद रहता है, आप समझ गए होंगे कौन है। ठीक है, उसके साथ झगड़ा हुआ रहता है और उसी पर लगे रहते हैं। तो हमारे सारे ऑफिसर्स पहले ही वेल ट्रेंड है। ऊपर से जो हमारी आर्मी है, अगर आर्मी का आप कंपैरिजन करोगे, अगर आप आर्मी का कंपैरिजन करोगे तो आर्मी का जो है हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है टोटल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक्टिव पर्सनल्स है वो इंडिया में कितने हैं, 14 लाख, और रिजर्व में कितने हैं, 21 लाख। 14 लाख किस में है, जो एक्टिव है, ठीक है, और 21 लाख है हमारे रिजर्व में। और चाइना में क्या है, चाइना में 22 लाख जो है एक्टिव और 5 लाख है रिजर्व में। टोटल में अगर बात करें तो 34 लाख इंडिया में अवेलेबल है। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में कितने हैं वो आपके 27 लाख। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और अगर बात करें हम साथ में अगर पैरामिलिट्री फोर्स इसमें ऐड कर दे तो हमारे 50 लाख से ऊपर हो जाएंगे टोटल। अगर पैरामिलिट्री फोर्स, और पैरामिलिट्री फोर्स में वो बंदे हैं इतने एक्सपीरियंस्ड है हमारे यहाँ की फोर्सेज, BSF, ITBP, ठीक है, BSF, ITBP, CISF, CRPF, ये सभी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया इस मामले में कहाँ पहुँचता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी में हमारे पास जो टैंक है, आप यहाँ देखिए ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारे पास यहाँ टैंक है, सारी चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देगी जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन। लेकिन उसके साथ ही क्या है कि लद्दाख में इंडिया के पास एडवांटेज क्या है कि लद्दाख में इंडिया की साइड से सारे एडवांटेज मिल रहे हैं और चाइना को बिल्कुल पहाड़ पर सीधा चढ़ना पड़ रहा है। तो वहाँ टैंक भी अवेलेबल नहीं हो सकते उनके लिए। उनमें से बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका चाइना को वहाँ कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के ऑफिसर्स होते हैं। आप देख लेना, एक एक बच्चा जो एक आर्मी में ऑफिसर जब बनता है तो वो कैसे बनता है, उसे क्या करना पड़ता है, कम से कम बहुत सारे एप्लीकेंट्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे 8-8, 9-9 बार SSB देते हैं, ब्रिलियंट होने पर भी फिर भी क्लियर नहीं होता। क्योंकि जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, वो कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता क्वालिटी के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इंडियन नेवी के सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इनमें से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जो इंडियन नेवी का है हमारे पास जो है वो क्या करता है, इससे पहले 3 तो हम रिटायर्ड कर चुके, इससे पहले 3 तो हम रिटायर्ड कर चुके और 2 अभी है, और चाइना के पास भी 2 है। तो आप ये देखिए कि इंडिया को कितना एक्सपीरियंस है, इंडिया को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इससे आपको पता चल जाएगा। और वो अभी 2 लेकर आए हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको कोई युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पास जो MiG-21 है, अब अगर हम बात करें
ठीक है, बाकी ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम बात करें MiG-21 इंडिया के पास 60 है अभी, ठीक है। ये जो हम डाटा बता रहे हैं ये अनुमानित है, जो हमने अलग अलग साइट से लिया है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी देश नहीं बताता, हमारा देश भी नहीं बताएगा, ठीक है। जो MiG-21 है वो 60 है और उनकी 2200 किलोमीटर स्पीड है और 644 किलोमीटर उनकी रेंज है। अगर MiG-29 की बात करें, देखिए MiG-21 की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। MiG-21 ये नहीं कि सिर्फ MiG-21 होने से कुछ होता है। F-16 जो सबसे फ़िलहाल के टाइम में ये माना जाता है कि सबसे अच्छा जहाज़ है, फाइटर प्लेन है, उसके साथ हमारे इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं इतने एक्सपीरियंसड है कि MiG-21 से F-16 को उड़ा दिया था। अभी आप सभी को पता होगा, याद होगा, पाकिस्तान के साथ अभी जो हुआ था कि MiG-21 से F-16 को उड़ा दिया, जिसे लॉक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी ऐसा काम कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा इंडियन आर्मी कैसी है, ठीक है, इंडियन डिफेंस सिस्टम कैसा है। MiG-29 हमारे पास 65 है, SU सुखोई 30, ठीक है, ये भी हमारे पास, तेजस, रफाल, जगुआर, मिराज। आपको इन सभी का पता है कि हमारी कैपेसिटी इतनी है कि चाइना वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उससे ज़्यादा हम इतनी जल्दी वहाँ आर्मी को पहुँचा सकते हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वाले चाइना की तरह ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट की ये दिखाया हमारे पास ये है वो है। इंडिया वाले क्या करते हैं, जब भी कहीं दिखाना होता है क्या दिखाते हैं, MiG-21, हमेशा MiG-21 दिखाएंगे जो सिंपल सा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको ये लगेगा कि इंडिया के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई झगड़ा कर देखो तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के पास क्या क्या और एडवांसमेंट रखी है। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इंडियन डिफेंस सिस्टम, इसके आगे चाइना कहीं नहीं ठहरता है। वहाँ की आर्मी बिल्कुल ही, देखिए वहाँ सबसे बड़ी, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो क्या है चाइना के साथ, क्या गड़बड़ है चाइना में, वहाँ क्या है, हम दो हमारा एक, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ये पॉलिसी वहाँ अपनाई जाती थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मान लीजिए अगर हर फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता था, अगर वहाँ बैन था कि आप दूसरा बच्चा नहीं कर सकते। तो वो जो अभी वहाँ आर्मी है उनके साथ क्या है कि वो सभी अपनी फैमिली का एक ही मेंबर है, ठीक है, और वही है। मान लीजिए किसी का एक लड़का है और वो आर्मी में, तो वहाँ के लोगों को डर लगता है कि अगर मान लीजिए हम मर गए तो क्या होगा, हम शहीद हो गए तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे भारतवासियों के अंदर इतनी देशभक्ति है कि अगर चाहे किसी के घर एक है चाहे किसी के घर 2 है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारतीयों के अंदर क्या है, जहाँ हमारी भारत माता की बात आती है वहाँ सब के सब क्या करेंगे, एक ही बात बोलेंगे, सबसे पहले भारत माता, उसके बाद वो माता जिसने हमें जन्म दिया है। तो आप समझ गए होंगे भावनाओं को कि क्या ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया डिफेंस सिस्टम। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या, और सबसे बुरा हाल कैसे है चाइना की आर्मी का, कि चाइना की आर्मी को बहुत सारी जगह एक ही टाइम पर लड़ना पड़ता है। कैसे? अभी क्या है, अभी अमेरिका ने उनके साथ, अमेरिका ने क्या कर रखा, अपने युद्धपोत भेज रखे हैं 2-3, ठीक है, 3 युद्धपोत अमेरिका की साइड से आए हुए। जापान है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी अपना पुराना बदला स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो अमेरिका के, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के साथ है सीधा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कह दिया, रसिया चाहे कितना ही कुछ करे लेकिन चाइना के साथ नहीं लग सकता, सभी को पता है इस बात में। और रही बात हमारे एक पड़ोसी भाई की, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान। वो पहले ही इतने बुरे हाल में है कि वो क्या करेगा, ठीक है, चाहे वो कितना ही कुछ करे, उसे किसी ना किसी दिन, जिस तरीके से चाइना उसे कर्जा दे रहा है, किसी दिन उसको खरीद ही लेगा। जिस तरीके से चल रहा है ना, उस तरीके से किसी ना किसी दिन चाइना ही उसे खरीद लेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जा दे रहा है। अब अगर हम बात करें, देखिए ये तो हो गया कि आपको मैंने डिफरेंस बता दिया डायरेक्ट कि इंडियन आर्मी में और चाइना की आर्मी में क्या डिफरेंस है। तो हर हाल में जीत इंडियंस की होगी, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, इस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में और हम पक्का जीतेंगे। अब दूसरी बात करते हैं जो मुहिम है बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इज इट पॉसिबल, जो ये पूछा गया है, इज इट पॉसिबल, ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कैसे,
वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आपको सबसे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, पहले चाइना में लिखा आता था ये, अगर आप कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट लेते थे उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। अब उस पर क्या लिखा होता है, अब उस पर लिखा होता है मेड इन PRC, मेड इन PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मेड इन PRC लिखा होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हम बात करते हैं जो बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीट रूप से पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70% हमारे जो मोबाइल डिवाइसेज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, चाइना से आते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम इस मुहिम को कैसे आगे ला सकते हैं, 1 से 2 साल के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक काम करो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा। जो चाइनीज़ हमारे पास जो मोबाइल गार्ड होते हैं वो लगभग 3 रुपये का पड़ता है चाइना को, और 4.5 रुपये का वो इंडिया में आ जाता है, और उसको यहाँ बेचा जाता है लगभग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी 40 से 50 रुपये, ठीक है। अब देखिए इतना सस्ता पड़ता है तो कौन उसे ये करेगा। अब दूसरी बात है टॉयज़ की, टॉयज़ 8 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं चाइना में, 8 रुपये से, और चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किसके लिए, टॉयज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरी कार्ड होता है वो 45 रुपये में आता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो गार्ड है वो मैंने आपको बता दिया, टॉयज़ है वो मैं आपको बता चुका। उसके बाद बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड देखिए जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 16 GB मेमोरी कार्ड, ये चाइना में ये मेमोरी कार्ड लगभग 40-45 रुपये कॉस्ट होती है इसकी। उसके बाद मेहंदी बताता हूँ मैं आपको, जो मेहंदी का क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है, मेहंदी कहते हैं कि जिसकी मेहंदी जितनी ज़्यादा रचेगी उसकी सास उतने साल जिएगी, लेकिन चाइनीज़ मेहंदी ऐसी आ गई है, चाहे किसी की सास मरी भी हुई है तो भी क्या होगा, अगर किसी की सास एक्सपायर भी हो चुकी है, आप रात को मेहंदी लगाइए, सुबह तक बिल्कुल आपको ऐसी मिलेगी जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन उसका एक बैड इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। बैड इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, इस नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं कि चाइना का बायकॉट करें तो करें कैसे। उसके लिए पॉसिबल क्या है, उसके लिए एक ही रणनीति है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए वही प्रोडक्ट अगर हम चाइना से लेते हैं, जो प्रोडक्ट हम चाइना से ले रहे हैं वही प्रोडक्ट अगर हम ताइवान से लें, ठीक है, वियतनाम से लें, तो दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है और सेम प्राइस है। अभी हमें क्या करना चाहिए बायकॉट करने के लिए, क्योंकि WTO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने के अंदर किसी भी कंट्री में दूसरी कंट्री के सामान को गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती। तो हमें क्या काम करना चाहिए, हमें आजमाना चाहिए जापान वाला तरीका। जापान ने क्या किया था, अमेरिका के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका का सामान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा देशभक्त है कि वहाँ अमेरिका का सामान ही नहीं खरीदा, अमेरिका का सामान कुछ भी नहीं खरीदा। तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या किया जाए। अगर चाइना के प्रोडक्ट पर क्या करें, जो 30% से टैक्स है, वो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 30% से अगर हम 40% कर दें तो क्या होगा, वहाँ हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है, वहाँ की हर एक चीज़ हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। और जो ताइवान है और दूसरा है वियतनाम, उनके सामान पर हम टैक्स क्या कर दें, 5% कर दें। अगर हम टैक्स 5% कर दें तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि वो सामान सस्ता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चाइना की बजाय जो ताइवान का और वियतनाम का सामान है वो ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कैसे, देखिए लोगों को चाइना की आदत हो चुकी है, सबको पता है आपको, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट सीधे काम न कर क्या करें, जो ऑफिसर्स है, जो पोर्ट पर ऑफिसर्स हैं, उनको क्या बोल दें कि इन्हें ये दिखा दो कि असली भारतीय क्या होते हैं। असली भारतीय मतलब, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उस तरीके से कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ कई बार गड़बड़ देखने को मिलती है। कैसे, क्या करो, अगर मान लीजिए उड़ीसा का सामान है, कोई सामान आया चीन से पोर्ट पर और उड़ीसा का सामान है, उड़ीसा पहुँचाना है, तो उसको कहाँ पहुँचा दो, जम्मू कश्मीर। उड़ीसा के सामान को कहाँ पहुँचा दो, जम्मू कश्मीर। और अगर सामान है, मान लीजिए आपका सामान है कहीं का कोलकाता का,
तो कोलकाता के सामान को कहाँ पहुँचा दो, द्वारका गुजरात में पहुँचा दो। कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे उसको वापस आने में, ठीक है, 15 से 20 दिन लग जाएंगे उसको टोटल मैनेज होने में। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है और उनके मन में ये बात है कि चाइना का सामान ही लेना है, जब वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अगर उनसे कोई आकर बोलेगा सर चाइना का सामान देना, वो बोलेंगे क्या चाइनीज़, माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे वो, क्या चाइनीज़, आप ताइवान और वियतनाम का सामान लो। दूसरी चीज़, अगर आप क्या करें, इंडिया में क्या है, इंडिया में हर चीज़ के लिए मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना है तो आपको क्या होगा, पहले ITI करो, फिर डिप्लोमा करो, BTech, MTech, पागल बना देंगे आपको, इतने काम करने होंगे आपको। इंडिया में कोई ये नहीं है, अगर किसी को पेंटिंग आती है तो वो ये कहे कि सर मुझे पेंटिंग सीखनी है, उसको 3 महीने पेंटिंग सिखाओ और उसको वही काम दे दो। मतलब इंडिया में इस ढंग से काम करो कि 3 महीने पर्टिकुलर वही काम सिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले ये करो फिर वो करो और सालों लग जाए तब जाकर पता चले, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि डेवलप किया जाए इस ढंग से कि जिसको जो काम सीखना है, अगर किसी एक को वेल्डिंग का काम सीखना है तो उससे पहले ITI का डिप्लोमा करवाएंगे, ठीक है। 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल की अप्रेंटिस, 2 साल तो उसके ऐसे चलेंगे। काम कितने दिन का है, 1 महीना अगर पर्टिकुलर यही काम करे तो उसको आ जाएगा। और भारत वाले सीखने में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास जो भी फ़ोन है, मान लीजिए जितनी हमारे पास अभी प्रोडक्ट है चाइना के, लगभग 70% लोगों के पास चाइनीज़ प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो घर में टॉर्च यूज होती है, जो कंचे यूज होते हैं, वो घर में टॉर्च यूज होती है, जो कंचों के साथ बच्चे खेलते हैं, जो आप जो टाई होती है, टाई जो प्लास्टिक के हम बैग्स को बांधने के लिए यूज करते हैं, वो टाई, ठीक है। जो घरों में हम कील यूज करते हैं प्लास्टिक की, जो आती है ना अभी डायरेक्ट, उनको प्लास्टिक उसके अंदर होता है और कील होती है, सीधा ही उसको यूज कर लो, वो सारी चीज़ें हम चाइना की होती है। तो आप समझ गए कि चाइना कहाँ तक बसा हुआ है हमारे अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि आप उन सब से कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चाइना पर एक हमला करना होगा। कैसा, क्योंकि जैसे टिकटॉक, WeChat, इन सभी पर, वीमेट, इन सभी 52 ऐप्स पर सरकार ने सर्विलेंस रखी हुई है, क्योंकि ये डाटा लेते हैं, ये इंडिया का डाटा लेते हैं। तो आप इन सबको यूज करना छोड़ दो, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो डाटा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी चीज़, जो चाइना के साथ हम इतना प्रेशर बना देंगे कि वहाँ पर हम टैक्स बढ़ा देंगे, उनके सामान को इधर से उधर करेंगे, उधर से उधर करेंगे, और वो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे जब उनकी इकनॉमी इस बात से गिरने लगेगी। देखिए, इकनॉमी में उनकी में हमारा ज़्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन जितना है बहुत है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट हब है, बहुत बड़ा हब है उनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे। चाइना क्या करेगा, यहाँ की गवर्नमेंट से बात करेगा, और फिर उनको आप क्या करना, उनको बोलो कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका सामान यूज ही नहीं करेंगे, आप एक काम करो, हम आपका टैक्स 40 से 20% कर देंगे, 40 से 20% कर देंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि जो टैक्स है हम 40 से 20 कर रहे हैं, आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं जैसे वीवो और ओप्पो में क्या किया, प्रोडक्ट कहीं से आ रहे हैं, उनको जस्ट क्या किया, सभी को आकर असेंबल कर दिया और मेड इन इंडिया लगा दिया। मतलब बेनिफिट किसको हुआ, चाइना को। प्रोडक्ट कहीं और से आए हैं, यहाँ आकर असेंबल किया गया है, पार्ट अलग अलग जगह से मंगवा कर यहाँ क्या कर दिया, असेंबल कर दिया और लिख दिया मेड इन इंडिया। तो क्या करना है आपको, उसकी जगह हमें ये बोलना है कि चाइना वालों 40 से 20% हम टैक्स कर रहे हैं, तुम्हें आकर यहाँ फैक्ट्री लगानी होगी, यहीं माल बनाओ, यहीं बेचो, यहीं असेंबल करो, यहीं बनाओ, यहीं असेंबल करो, यहीं बेचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट उसके बहुत ज़्यादा है। क्या क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, देश की GDP बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यहाँ के लोगों की इनकम है उनकी इनकम बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, अब ये सारी चीज़ें इंक्रीज होगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए चाइना वहाँ से आकर यहाँ फैक्ट्री लगाता है, चीन की बजाय भारत में फैक्ट्री लगाता है, भारत वालों की ज़मीन बिकी, उन्हें ज़मीन लेनी होगी यहाँ, ठीक है। दूसरी बात, इससे क्या होगा, भारत को पैसे मिलेंगे कहीं ना कहीं जाकर। वो अब
जहाँ वो फैक्ट्री लगाएगा उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मज़दूर भारत वाले लगेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ा, साथ में उनकी स्किल बढ़ेगी। आसपास जहाँ रहेंगे चाइनीज़ भी जहाँ भी रहेंगे आसपास, तो इनकम किसकी बढ़ेगी, जो वहाँ आसपास लोगों को रोज़गार मिलेगा उनका, जिनके मकान में वो रहेंगे उनका, ठीक है। और साथ में स्किल डेवलपमेंट कैसे, जो हमारे यहाँ के मज़दूर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ वाले सीखेंगे उनसे कि क्या करना। और आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, भारत में क्या है, अगर आज किसी एक किराना शॉप पर एक कोई भी लड़का लग गया, ठीक है, कोई भी भाई लग गया, वो क्या करेगा, आज अगर उसको 1 महीना हो गया, इतनी ज़्यादा सीखने की कैपेसिटी है, अगर 1 महीना वो उस दुकान पर रह गया तो साइड में खुद की दुकान मिलेगी, ठीक है, साइड में खुद की किराना की दुकान खोल देगा, 1 महीने में इतना काम सीख जाता है। तो आप समझ सकते हैं चाइना का क्या होगा, चाइना वालों से ही सीखेंगे किस तरह क्या बनाना, और उनके साइड में फैक्ट्री खोल लेंगे। देखो दोहरी मार कैसे, उनके साइड में फैक्ट्री ओपन की, सारा काम आ गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, दोनों काम इकट्ठे। दोहरी मार कैसे, अगर चाइना इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगाता है तो वहाँ का सामान मत खरीदो, वहाँ का सामान मत खरीदो, ठीक है, इससे उसकी कमर टूट जाएगी। अगर इंडिया में आकर लगाता है फैक्ट्री तो क्या करो, उनसे काम सीखो, और 1 से 2 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा कि उनके जितने से जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उन सभी को इंडिया में तैयार करने लग जाओ, ठीक है। 2 साल, लगभग 1 से 2 साल लगेंगे और इंडिया के अंदर ही इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। उन सारी चीज़ों को टारगेट करो जो मैक्सिमम क्या करता है, चाइना बनाता है। तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, उसका बेनिफिट ये है कि उनके बनाने की वजह से हमारे वाले सीख रहे हैं और हमारे वाले आगे औरों को सिखाएंगे, ठीक है। और चाइना कुछ नहीं बोल सकता, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ तो उसकी जस्ट कमर टूटेगी, अगर यहाँ आता है तो उसका गला दबा देंगे। गला कैसे दबा देंगे, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे, थोड़े दिन बाद उन्हीं के कंपटीशन में हम मिलेंगे, ठीक है। डबल फ़ायदा। अब तीसरा फ़ायदा एक और बताता हूँ, क्या होगा, वो यहाँ किराएदार बनकर रहेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी के घर किराएदार हो तो मकान मालिक और किराएदार में से किसकी चलेगी, मकान मालिक की ना। तो वही काम चाइना के साथ हो जाएगा। अगर कल को चाइना थोड़ी सी भी 3-5 करता है तो चाइना के साथ क्या होगा, किसकी चलेगी, भारत की। किसकी चलेगी, भारत की। ये बात याद रखना। तो क्या होगा, हमारा अपर हैंड रहेगा उनके ऊपर, ठीक है। डबल ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है हमें। अब एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिस्ट बना लो उन सभी चीज़ों की जो हमें टारगेट करनी है। जो प्रोडक्शन वहाँ मैक्सिमम होता है वो प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1 से 2 साल लगेगा, लेकिन वो सारा प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो जाएगा। अब एक और बात क्या है कि रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं उनको रिस्पेक्ट देना सीखो। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की जो क्या होता है, पॉलिटिशियंस के साथ इतनी सिक्योरिटी होती है सब कुछ, लेकिन साइंटिस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट को वीआईपी ट्रीटमेंट दो, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो भी जनरेशन चल रही है, हमारे यहाँ वाले क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। क्यों जाते हैं, हमारे यहाँ उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अगर आप खुद देखिए, अगर आपको लगता है, आप किसी साइंटिस्ट को देखो कितनी सिक्योरिटी जा रही है, बच्चे भी देखेंगे, जो यंगस्टर है वो भी देखेंगे, देखिए साइंटिस्ट है इसलिए उनका सम्मान होगा, लेकिन खुद में भी भावना आएगी कि कल को मैं भी साइंटिस्ट बनूं, मैं देश के लिए कुछ करूं। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ इतना कुछ नहीं किया जाता, और इस पॉलिटिशियंस के साथ इतनी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, पॉलिटिशियन को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर साइंटिस्ट के साथ ये किया जाए तो हमारे देश में इतना टैलेंट है जिसकी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसका बेनिफिट उठाने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करें। और जो एजुकेटेड पर्सन है, उन्हें एजुकेटेड पर्सन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। क्यों? क्योंकि देखिए जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने देश के डेवलपमेंट में हाथ बटा सकते हैं, मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो अनएजुकेटेड है उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं वो अपनी एजुकेशन के बेस पर बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको जस्ट एक ही बात कहूँगा कि जो बायकॉट है, बायकॉट ऑफ चाइना प्रोडक्ट हम किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया। अगर आप ये करते हैं तो 100% पॉसिबिलिटी है कि ये काम कंप्लीट होगा और हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर पाएंगे। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं, कहीं एलईडी दिखाई है, कहीं टीवी दिखाया है, कहीं कुछ तोड़ रहे हैं, कहीं मोबाइल
ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के अंदर गरीबी बहुत है। ठीक है, हम देशभक्त हैं मानते हैं, लेकिन देशभक्त के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह काम कंप्लीट करें। हम अपने फ़ोन उठा कर नहीं फेंक सकते। घर में अगर किसी के 3 फ़ोन हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, आप अपर क्लास को छोड़ दीजिए, अपर क्लास का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मिडिल क्लास और जो बिलो मिडिल क्लास है उन सभी का एक ही है कि अगर 3 फ़ोन है तो 3 में से 1 चाइनीज़ पक्का मिलेगा, हो सकता है 2 भी। अगर आप में से किसी के मन में ये है कि हमें चाइनीज़ फ़ोन फेंकना है तो एक काम कीजिए, मेरा एड्रेस लीजिए और मेरे पास भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नया ना हो। आपने पहले ख़रीदा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब न ख़रीदें, अब न ख़रीदें। अगर सब्स्टिट्यूट मिलता है, अगर अल्टरनेटिव है तो आप अल्टरनेटिव लें, अगर अल्टरनेटिव है तो आप अल्टरनेटिव लें। जितना पॉसिबल हो उसके चाइनीज़ से बचें, क्योंकि हम बिल्कुल बायकॉट नहीं कर सकते। आपको भी पता है अभी जो मुहिम चला रखी है, सही है चला रखी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको 1 से 2 साल में मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। ठीक है, और जो सबसे मेन काम आपको जो करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बायकॉट कैसे हो सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, हम सभी मिलकर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही करना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, डायरेक्ट नहीं बोल सकती, इनडायरेक्टली सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें अपने देश से प्यार है। जो साथी, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम ही उनका बदला ले सकते हैं। देखिए, आर्मी अपने बेस पर जो करेगी, लेकिन आर्मी वालों को सपोर्ट करना हमारा काम है, क्योंकि जो गोलियां उन्हें लगती है वो हमारे पैसों से आती है। हमारे पैसों से कैसे आती है, हमारे भाइयों को जो गोली लगती है वो हमारे पैसों से कैसे आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं चाइना से, ठीक है, उन्हीं के पैसे उनकी GDP में काम आते हैं, और वही GDP से उनके हथियार आते हैं। ठीक है, और वो हथियार हमारे ही साथियों के लिए यूज होते हैं। तो आप सीधा एक बात समझ सकते हैं कि हमें अपने साथियों को बचाना है, हमें हमारे भारतीय सैनिकों को बचाना है। ठीक है, तो जहां आर्मी अपना काम कर रही है, जहां एयरफोर्स नेवी अपना काम कर रही है, जहां भारतीय सैनिक अपना काम कर रहे हैं, हम सभी भी सैनिक हैं, हमें अपने देश की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कुछ गलत कहा गया हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई की है कि कुछ गलत ना हो। जो भी डाटा है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये लगभग सभी अप्रोक्सीमेटली मैंने अलग अलग साइट पर चेक किया है, और उनमें से जो एवरेज है, ऑन एन एवरेज बेस्ड मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी देश अपना एक्यूरेट डाटा नहीं देता, क्योंकि उन्हें अगर युद्ध में अगर आपके सामने वालों को ये पता होगा कि आपके पास क्या क्या है तो उसका लॉस होता है। तो इसीलिए कोई भी देश आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं देगा। और इंडियन आर्मी तो ऐसी है, इंडिया वाले ऐसे हैं कि कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम पहले वार नहीं करते, और अगर कोई वार करे तो फिर हम नहीं छोड़ते। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि इंडियन आर्मी जो भारतीय डिफेंस है, इंडियन डिफेंस है, वो क्यों नहीं बताता कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट हो रहा है, और दिखावा क्यों नहीं करता, जबकि चाइना इतना दिखावा करता है। तो कभी भी चाइना से न डरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भारतीय हैं। चाइना क्या है, हम किसी को भी, जो हमारी साइड, हम किसी की साइड नहीं देखेंगे, लेकिन कोई हमारी साइड आग उठाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।